नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम वकील आपका और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो धर्मेंद्र सिंह जी के साथ में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको भी कोई कानूनी राय, कोई कानूनी सलाह चाहिए, कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करके हमारे कार्यक्रम के दौरान लाइव समाधान वकील साहब से पा सकते हैं। लेकिन आपसे विनती है कि आप जब हमें फोन करें उस दौरान आप टीवी के वॉल्यूम को कम रखें और अपने टीवी से दूर जाकर बात करें। खैर, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वकील साहब, सोसाइटी को लेकर बहुत सारे सवाल आए थे और उन्हीं में से एक था कि आखिर सोसाइटी बनाई कैसे जाती है। देखिए, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से ये एक्ट प्रभाव में है और समाज में सामाजिक और धार्मिक कार्य करने के लिए जिस संस्था का यानी जिस एसोसिएशन को रजिस्टर्ड कराया जाता है उसे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया जाता है। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उस सोसाइटी का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट पब्लिक वेलफेयर में है। ऑब्जेक्ट सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में जो उन्हें वर्क करना है उस वर्क से रिलेटेड है। सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सोसाइटी के वेलफेयर के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज़ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया जाता है। और सामान्य तौर पर लोग सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और जो भी टैक्सेशन के बेनिफिट हैं उन टैक्सेशन के बेनिफिट्स को लेने के लिए, लोगों से उनके जो अमाउंट है उन अमाउंट को किस तरीके से सोसाइटी में ले करके सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जाए, इन सब के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी का कोई भी एक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं हो सकता, इन फेवर ऑफ सोसाइटी हो सकता है। तो समाज के हित में जिन उद्देश्यों के साथ में कोई संस्था कार्य करने आती है तो उसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिल्कुल। और क्या सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए क्या सोसाइटी को कोई छूट मिलती है, इस तरीके की कोई जानकारी है क्या? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जब भी किसी सोसाइटी को बनाया जाता है तो उस सोसाइटी को बनाने के लिए फर्स्ट थॉट क्या होता है कि उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है समाज के हित के लिए। और जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों के अनुरूप अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में भी सेक्शन 80 की बात करें, सेक्शन 12 की बात करें, सेक्शन 33 की बात करें, तो इन सब का बेनिफिट भी सोसाइटियों को मिलता है जो पब्लिक वेलफेयर में वर्क करती हैं, यानी जो समाज के हित के लिए कार्य करती हैं। समाज के हित के लिए चाहे वो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य का विकास, औद्योगिक विकास या कोई भी ऐसा विकास या जिसके माध्यम से समाज के किसी भी तबके का उत्थान होता है, इस बात को हम बहुत ही प्रमुखता से बल देंगे। यानी इसको हम फोर्स करते हैं कि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, जिस डेवलपमेंट में किसी का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है और कुछ लोगों का समूह मिलके जिस एक्ट को पूरा करना चाहता है उसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना होता है, उसको एक नाम देना होता है, उस नाम के साथ उसके पीछे कार्य करने वाले लोगों का उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों के साथ में उन लोगों की एक टीम होती है जो टीम लीगल फॉर्म में आ जाती है और फिर उनके अपने अपने राइट एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और मैनेजिंग बॉडी के जो अधिकार होते हैं वो कैसे सुनिश्चित किए जाते हैं कि किससे कितना पावर देनी है? देखिए, जब भी किसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो सेक्शन 4 की बात हम करते हैं। सेक्शन 4 में जो भी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति है, यानी जो उसकी मैनेजिंग कमेटी है, उस मैनेजिंग कमेटी में जो जो पोस्ट होल्डर्स हैं उन पोस्ट होल्डर्स को क्या क्या राइट दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो सबसे पहला वर्ड मैंने यूज़ किया कि किसी भी सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी का नेम होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उनका अपना कार्यक्षेत्र होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उनमें पोस्ट का निर्धारण होगा कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें रखी जाएंगी, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उन पोस्ट होल्डर्स के अपने अपने राइट होंगे। तो जब उनके राइट अपने मेंशन करने होंगे तो वो कहाँ मेंशन किए जाएंगे, उसके लिए एक नियमावली बनाई जाती है, यानी बाय लॉज बनाया जाता है।
और उस बायलॉज में जो भी पोस्ट होल्डर्स हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर्स, इन सब के अपने अपने राइट को मेंशन किया जाता है और उसके लिए जो बायलॉज है वो बायलॉज सोसाइटी का बैकबोन होता है। यानी किसी भी बायलॉज के माध्यम से ही तय किया जा सकता है कि सोसाइटी में कार्य करने वाले लोग, सोसाइटी द्वारा किया जाने वाला कार्य समाज के हित के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस को अगर ध्यान में रखा जाए तो इसमें ऑडिट का क्लॉज भी है। सेक्शन 12 की अगर बात करते हैं, सोसाइटी का ऑडिट भी होगा, सोसाइटी में कंट्री के अंदर से, कंट्री के बाहर से फंडिंग्स को भी दिया जा सकता है। सोसाइटी के ऑब्जेक्ट में उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया सकता है या जो प्रॉपर्टी हैं उनका मैनेजमेंट किया सकता है। साथ ही साथ सोसाइटी जब इस्टेब्लिश होती है तो सोसाइटी कितनी पुरानी है, उसकी क्या अपनी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सोसाइटी के अंतर्गत आप देखिए, जो भी विद्यालय हैं, अधिकतम विद्यालय सोसाइटी के द्वारा ही संचालित और प्रबंधित होते हैं। इसी प्रकार से जितने हॉस्पिटल हैं उनके लिए भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या मंदिर हैं, या इस तरह के बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं जहां पर सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वहाँ पर संचालन की व्यवस्था अगर होगी तो वो एक कम्युनिटी के माध्यम से होगी, और वो एक कम्युनिटी जिसमें पोस्ट होल्डर्स होते हैं, वो कम्युनिटी का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होता है रजिस्टर्ड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। और वहाँ पर उनको राइट जो मिलते हैं वो भी एक्ट के अंतर्गत प्राविधानित सोसाइटी के जो बायलॉज हैं उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, और उसमें जो जो अधिकार हैं उन अधिकार को इम्प्लीट करने के जुरिसडिक्शन भी सोसाइटीज़ के बायलॉज के अकॉर्डिंग ही आगे इम्प्लीट होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं। राम कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हैं। राम कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? राम कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो राम कुमार जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्या क्या मतलब है, इसका क्या होता है, आखिर ये सोसाइटी में इसका क्या महत्व होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, ये जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया, जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो उसको आप नियमावली कहिए, उसको आप बायलॉज कहिए, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का इस वर्ड का यूज़ मैक्सिमम कंपनीज़ के लिए होता है, और जो सोसाइटियां हैं उनके लिए जो उनका नियमावली है उसको बायलॉज के रूप में हम लोग एक्सेप्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक थॉट है उस पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है लॉ का। जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई जाएगी तो सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराने के लिए उसमें जिन लोगों द्वारा सोसाइटी फॉर्म की जा रही है पहले उनका डिटेल एक जगह आना चाहिए। यानी अगर 15 लोगों द्वारा 7 या 7 से अधिक लोगों द्वारा सोसाइटी का गठन होता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर 15 लोगों द्वारा किसी सोसाइटी का गठन किया जा रहा है और 15 लोगों में से उन्होंने कहा कि साहब 5 पर्सन होंगे हमारे मेन की पोस्ट पे और 6 पर्सन होंगे जो की पोस्ट के साथ में मेंबर्स के रूप में प्रबंधकारिणी समिति में होंगे, तो इस तरीके से उनकी प्रबंधकारिणी समिति में हो गए 11 लोग। अब 11 लोगों में एक उनका प्रेसिडेंट हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया, एक जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया और एक ट्रेजरर हो गया। इस तरीके से ये 5 पर्सन्स तो हो गए उनके की पोस्ट होल्डर्स, और 6 मेंबर्स होते हैं। इन 11 लोगों का जो सिलेक्शन होगा या इलेक्शन होगा, जो भी होगा, वो 15 लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत नॉर्मल थॉट है। इस नॉर्मल थॉट को जो समझ जाता है उसके लिए सोसाइटी रन करना बहुत इजी हो जाता है। अभी 15 लोगों के द्वारा 11 लोगों की प्रबंधकारिणी समिति का इलेक्शन या सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में नॉर्मल कंडीशंस में 15 लोगों में से कह देते साहब ये 11 लोग इन पोस्ट पे रहेंगे, लेकिन अगर उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर पोस्ट होल्डर्स के लिए वो अपना नामांकन कराते हैं और जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इलेक्शन की, उस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करके एक सूची तैयार होती है प्रबंधकारिणी समिति की, यानी एक लिस्ट प्रिपेयर होती है जिस लिस्ट में जो राइट हैं पोस्ट होल्डर्स के वो राइट सारे मेंशन होते हैं। उसमें प्रेसिडेंट के क्या राइट हैं, सेक्रेटरी के क्या राइट हैं, ट्रेजरर के क्या राइट हैं,
सेक्रेटरी नहीं है तो वाइस सेक्रेटरी के क्या राइट हैं, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट के क्या राइट हैं, इसी तरह से जो मेंबर्स हैं उनके अपने क्या राइट हैं, वो सारे राइट को मेंशन किया जाता है। सामान्य तौर पर जो सोसाइटियाँ होती हैं उसमें मैक्सिमम राइट सेक्रेटरी को दिए जाते हैं कि सेक्रेटरी द्वारा जो भी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो भी लिटिगेशन है उसको किया जाएगा। प्रेसिडेंट द्वारा मीटिंग कॉल करके मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा एज अ चेयरपर्सन। साथ ही साथ ट्रेजरर वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर सारे अकाउंट का मेंटेनेंस करेगा, जो भी आय व्यय है उसका निर्धारण करेगा। इसी तरह से मेंबर्स का जब भी मीटिंग हो उस मीटिंग में वोटिंग दे के जो भी प्रस्ताव पास होना है, यानी जो भी मिनट्स पे प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होनी, उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वोटिंग करने का राइट है। तो ये सारे राइट जो बायलॉज में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही बायलॉज में जो भी राइट हैं उसका एग्जीक्यूशन पोस्ट होल्डर्स द्वारा करते हुए सोसाइटी की जो भी प्रॉपर्टियां हैं, सोसाइटी का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल किया जाता है। और जब सोसाइटी का ऑब्जेक्ट उन जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाता है, सोसाइटी अच्छे से रन करती है। यहाँ पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी की जो प्रॉपर्टियां हैं उनसे क्या मतलब है। तो सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी हैं वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा सोसाइटी को डोनेट की गई हो या किसी थर्ड पर्सन द्वारा सोसाइटी को वो प्रॉपर्टीज दी गई हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, गौशाला सोसाइटी है। गौशाला सोसाइटी में हम यदि कानपुर गौशाला सोसाइटी की बात करें तो कानपुर गौशाला सोसाइटी जो कि लगभग 135 ईयर्स ओल्ड है, उसमें उस समय लोगों ने जो ज़मींदार थे या उस समय जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को गौशाला को डोनेट कर दिया। अब गौशाला को डोनेट कर दिया तो वो प्रॉपर्टी गौशाला की हो गई, जिसको रन करने के लिए गौशाला की सोसाइटी और सोसाइटी के अंतर्गत प्रबंध कारणीय समिति द्वारा उस संस्था को रन किया जाता है। वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था? लैंड को देने का। लैंड को देने का जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का जो संचालन होगा, यानी कस्टोडियन गौशाला रहेगी या कस्टोडियन सोसाइटी रहेगी, और जो उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी उस इनकम से गाय का संवर्धन और विकास होएगा। तो ऐसे ही किसी दूसरी अगर सोसाइटी की बात करते हैं या सोसाइटी से अभिप्राय मेरा सामाजिक हित में कार्य करने वाले किसी भी संस्था के लिए गवर्निंग बॉडी से बात करते हैं, तो कोई भी स्कूल है उसको रन करने के लिए सोसाइटी बनती है। अब स्कूल की सोसाइटी में जो प्रबंध कारणीय समिति है वो स्कूल का संचालन करती है। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, दिलीप कुमार जी हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या सवाल है आपका? दिलीप जी, आप प्लीज अपने टीवी से दूर जाकर बात करें ताकि हम आपकी बात को सुन सकें, अन्यथा आपका सवाल हम तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, दिलीप जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए दर्शकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप जब भी हमें फोन करें कृपया अपने टीवी से दूर जाकर बात करें, क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंचती है, जिसके चलते आपकी समस्या का समाधान भी कार्यक्रम में नहीं मिल पाता है। सवालों को आगे बढ़ाएंगे। क्या सोसाइटी में जब विवाद होता है उस दौरान क्या होता है वकील साहब? क्योंकि विवाद होने पर कई सारी चीजें बिखर जाती हैं, ऐसे में क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रक्रिया होती है उसको ठीक कर पाने की? सोसाइटी जब भी रन करती है तो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में किसी न किसी रीजन से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते हैं, या रन करते समय ईगो क्लैश करता है, उसमें अपने राइट को लेकर के डिस्प्यूट एरेज होते हैं। तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी रन करने में जब पोस्ट होल्डिंग की बात आती है तो वहाँ पर इलेक्शन अगर कंडक्ट हुआ तो इलेक्शन कंडक्ट करने में कहीं कहीं पर दो प्रबंध कारणीय समिति चयनित हो जाती हैं या निर्वाचित हो जाती हैं। उसमें मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, उनके बीच में अगर विवाद हुआ तो विवाद में वो अपने अपने इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और एक की जगह 2 सूचियाँ तैयार हो जाती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब 2 सूची तैयार हो गई तो वहाँ पर फिर डिस्क्रिशनरी पावर होता है डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ चिट एंड फंड का। वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने अगर 2 सूची गई तो उनको सेक्शन 4 में ये राइट है कि वो
उस सूची को, जो राइट सूची है, उसको एक्सेप्टेंस दें या उसको विवादित मानते हुए उस पर आगे की प्रोसीडिंग को प्रोसीड करें और वहाँ पर उस सूची को वो दर्ज ना करें, यानी रिकॉर्ड पे ना लें। तो अब जब सोसाइटी के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार को ये राइट है, तो वहाँ पर इन प्रोविजंस को फॉलो करने का भी राइट उन्हीं को मिलता है। इसके साथ सोसाइटियाँ चलती रहती हैं, लोग ऑडिट नहीं कराते हैं, तो सेक्शन 12 के जो प्रोविजंस, 13 के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को जब फॉलोअप नहीं करते तो वहाँ पर डिस्प्यूट एरेज होता है, क्योंकि फंड के आने जाने का एक स्थान सोसाइटी है जिससे विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो अब वहाँ पर जब फंड आ जाता है तो निश्चित रूप से फंड के उपयोग करने को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। उन डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए भी लीगल प्रोसीडिंग्स करने के जो राइट हैं वो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा अगर उसमें कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी एसडीएम महोदय हो गए या एसडीएम महोदय के साथ अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर महोदय हो गए मंडल के, और साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट को जुरिसडिक्शन है कि इस इशू पर अपने कई इशूज़ पर अपने अपने व्यू दें। तो यहाँ पर फोरम डिप्टी रजिस्ट्रार को सुपीरियर पावर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद उनके द्वारा रेफरेंस अगर उन्हें करना है किसी डिस्प्यूटेड कमेटी के लिए तो वो एसडीएम महोदय के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से मेंबरशिप को लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ तो कमिश्नर महोदय के यहाँ उसका क्षेत्राधिकार होता है, और किसी डिप्टी रजिस्ट्रार के किसी ऑर्डर पर जिससे कोई एग्रीव्ड है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 में। तो ये जो फोरम है, इन फोरम से सोसाइटी को सुपरवाइज करने का लीगल राइट होता है, जिसको किसी भी डिस्प्यूट के होने की दशा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, दिलीप कुमार जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है, अपना सवाल बताएं। जी दिलीप जी बताएं। हाँ जी अपना सवाल करिए। हेलो जी बोलिए, अपना सवाल बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी का मकान है, हम 5 भाई हैं, और चौथे नंबर के भाई ने वो मकान अपने कब्जे में कर लिया है और वो निकलता भी नहीं है, बोलो तो लड़ाई झगड़े में उतर आता है। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, जो तीसरा और पांचवा भाई जो है, मेरा मकान अलग है, उसके अंदर उसने कब्जा कर रखा है, वो भी नहीं निकलते हैं मेरे मकान से भी। मेरे पिताजी के मकान का जो है वो क्या करना चाहिए जिससे कि हम वो निकले बाहर, और या कैसे क्या करना है। तीसरा सवाल ये है कि ये कंसेंशन सर्टिफिकेट क्या होता है। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा गद्दारी करी है, मुझे धोखा दिया है, कृपया करके मुझे सवाल का जवाब देने की कृपा करें। ठीक है, कई सारे सवाल पूछे हैं उन्होंने। देखिए, पहले प्रश्न का आपका मैं उत्तर देता हूँ। आपने ये प्रश्न किया कि आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आपके एक भाई ने कब्जा कर रखा है, यानी एक भाई को पोजीशन है और आपका अपना दूसरा मकान इंडिपेंडेंट है, तो आपको वहाँ पर अपने राइट कैसे मिलेंगे? आपके अपने राइट उस प्रॉपर्टी पे अगर फादर द्वारा कोई विल नहीं की गई उनके फेवर में, कोई विल रजिस्टर्ड नहीं की गई उनके फेवर में, तो फिर आप सभी भाइयों का इक्विवेलेंट, भाई और बहनों का इक्विवेलेंट राइट है, समान अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे। और ऐसी सिचुएशन में अगर उसने पोजीशन ले रखा और आपको नहीं दे रहे, तो आप सिंपल सा एक सूट फाइल करिए सिविल कोर्ट में, जिसमें आप पार्टीशन कराने का, अपने शेयर को डिवाइड कराने का, डिवीज़न कराने का पिटीशन फाइल करिए और उसको डिक्लेयर करने का आप रिक्वेस्ट करिए कोर्ट से। वहाँ पर एक इशू आएगा कि आपको ये एडवोकेट द्वारा सलाह दी जाएगी कि साहब जब हम पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो उसमें कोर्ट फीस हमको अपने शेयर पे देनी पड़ती है। तो उससे भी आप पहले एक स्टेप है जिसको आप डिक्लेयर करा सकते हैं। आप सबसे पहले उस मकान में आपका अपना राइट है, सपोज दैट 5 भाई हैं आप लोग और आपका 1/5 शेयर हो गया, तो आपको 1/5 शेयर क्लेम करते हुए सिविल सूट फाइल करना चाहिए कि हम इस प्रॉपर्टी के, यानी जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी है उसके 1/5 के को ऑनर हैं, सह मालिक हैं, और इस हिस्से को डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उस केस के करते ही उनको नोटिस जाते ही हो सकता है वो आपसे सेटलमेंट कर लें और आपके एरिया को आपको प्रोवाइड कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कानूनी दृष्टिकोण से करना पड़ेगा, यानी कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये करना पड़ेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में वो कोई दूसरे भाई आपके मकान में, जो आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, उसमें भी उन्होंने कब्जा कर रखा और उस कब्जे को नहीं छोड़ना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने उनको एज अ लाइसेंसी दे रखा है,
या एज अ टेनेंट दे रखा है, तो टेनेंट देने पर आपने उनसे कोई एग्रीमेंट कराया होगा, यानी टेनेंसी एक्ट के रूल्स को फॉलो किया होगा। अगर वो नहीं कर रखा, आपने भाई के तरीके से उनको रहने के लिए दे दिया था और कहा भाई रहो, जब मुझे ज़रूरत होगी आप खाली कर देंगे, और वो खाली नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंपल उनको एक नोटिस दीजिए टीपी एक्ट के अंतर्गत। उस नोटिस में उनकी आप लाइसेंस को ब्रेक कर दीजिए कि आपको मैंने ये यूज़ करने के लिए इतने दिनों के लिए दिया था और वो आपका अब समय ख़त्म हो गया, मुझे इस जगह की आवश्यकता है, इसलिए आप ये जगह वैकेंट कर दें। तो जब आप ये उनको नोटिस देंगे, उस नोटिस पर अगर वो आपकी जगह को वैकेंट नहीं करते तो आपको इजेक्टमेंट का सूट फाइल करना पड़ेगा, बेदखल का मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा, और आप बेदखल तुरंत करा सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना लीगल राइट है और कोई भी इलीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री करके पोजीशन में नहीं रह सकता है। थर्ड, आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात की। जब भी किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी मनी के लिए आपके अपने राइट को इस्टेब्लिश करना होता है तो वहाँ पर आपको सिविल कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट में मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सपोज दैट ए पर्सन है, ए पर्सन के 5 सन एंड डॉटर हैं, यानी एक पिता हैं, उनके 5 पुत्र और पुत्रियाँ हैं। उनका पिताजी का निधन हो गया तो पाँचों को अपना अपना अधिकार किस तरीके से चाहिए, उसके लिए उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको सिविल कोर्ट से जब केस फाइल करते हैं और जिस प्रॉपर्टी, जिस अमाउंट, जिस बैंक अकाउंट या जिस एफडीआर के बारे में वो वहाँ पर मेंशन करते हैं, उसके संबंध में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होता है। बिल्कुल। अब आगे और भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है? मैडम, मेरा सवाल ये है, मैंने अभी जो है 10 दिन पहले जमीन खरीदी थी 5 बीघे। उसके बाद में मुझे जानकारी हुई तहसील के माध्यम से कि इस पे जो है नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और इसमें मुनादी का सोमवार को जो कल दिन है इसमें मुनादी करके इसे नीलाम कर दिया जाएगा। मैंने इसमें अगली पार्टी से बात करी और उसके बाद में बुलंदशहर गया वकील साहब के पास में, वहां से पेपर निकलवाए तो उनके पिताजी ने किसी को एग्रीमेंट कर रखा था, उसमें क्या नाम 31 लाख रुपए का उन पे क्या नाम एग्रीमेंट था। तो कोर्ट ने उसमें कह दिया कि भाई तुम्हें जो है इन्हें क्या नाम हर साल जो है ब्याज समेत देना पड़ेगा, और वो पिताजी उनके एक्सपायर हो गई। लेकिन उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने जो है कैश पेमेंट कर दिया उनको, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो मैं कल पार्टी से लेके वकील साहब के पास गया तो मेरा सवाल ये है मैडम, कल के क्या मेरा म्यूटेशन हो जाएगा उसमें, और वो जो पार्टी है वो नीलामी से पहले ये चाह रही है कि मैं पूरा अमाउंट जमा करा दूं और उसमें जो उसकी और प्रॉपर्टी है उसे भी अटैच करा दिया। इस संबंध में चाहता हूँ कि अगर वो क्या नाम अमाउंट जमा करते हैं तो वो नीलामी रुक जाएगी और मेरा जो है वो है क्या नाम दाखिल खारिज हो जाएगी। दो सवाल है मेरे बेटा। देखिए, आपने जिस प्रॉपर्टी को बाय द सेल डीड परचेज किया है, इसका मतलब आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए कंसिडरेशन अमाउंट देके सेल डीड को एग्जीक्यूट और रजिस्टर्ड कराया है। यानी आपने एक कीमत अदा की है, जिस कीमत को अदा करके आपने बैनामा अपने पक्ष में कराया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास मालिकाना हक उस बैनामे के माध्यम से आया, लेकिन उसी प्रॉपर्टी के लिए पहले कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ, उस एग्रीमेंट टू सेल का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट सहित देने का कोर्ट का ऑर्डर है। तो प्राइमा फेसाई जो इसमें लॉ है बहुत ही क्लियर है। अगर पहले कोई एग्रीमेंट टू सेल है और उसके संबंध में कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उस ऑर्डर की कंप्लायंस जो लैंड ऑनर है उनको करनी चाहिए। वो उस ऑर्डर की कंप्लायंस उनको इसलिए करनी चाहिए कि उसकी बाइंडिंग्स उनके ऊपर ही हैं। आप अगर केस में पार्टी नहीं है तो उसकी बाइंडिंग्स आप पे नहीं हो सकती, लेकिन लॉस तो आपका हो रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की उसका ऑक्शन हो रहा है, उसकी नीलामी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना अमाउंट जो डिक्रेटल अमाउंट है, वो डिक्रेटल अमाउंट यदि आप जमा करना चाहते हैं तो उस अमाउंट को कोर्ट प्रोसेस से ही जमा करिए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका कहना है कि जो जिन्होंने आपको सेल किया उन्होंने कैश पैसे दे दिए थे और कैश पैसे देने के बाद उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको मैं ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन जो भी किया हो, उस कैश ट्रांजैक्शन को अगर लेने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उस कैश ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो मानी जाएगी। अब यहाँ पर कोर्ट की डिग्री ही इस्टेब्लिश्ड है। अब कोर्ट की डिग्री में 31 लाख विद इंटरेस्ट देने की बात हो रही है, तो या तो लैंड के जो प्रीवियस ऑनर हैं वो उसको पे कर दें, या
आप अपने पास उसको पे कर दें और आप ये कह दें कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ और बोनाफाइड परचेजर होने के साथ ये अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, इसलिए कंसेंट मेरे फेवर में देते हुए एक सप्लीमेंट्री डीड एग्जीक्यूट की जाए। तो आपके फेवर में एक सप्लीमेंट्री डीड एग्जीक्यूट होके आप उसके एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएंगे और पूर्व के सारे विवाद भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बस आपका अपना जो चिंता का विषय है, मैं समझ सकता हूँ कि एक बार तो आपने पूरे पैसे दे के उसका बैनामा कराया है, अब आपको फिर इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये आपका एडिशनल अमाउंट जो आपको देना पड़ रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं लॉस है। तो आपको इसके लिए लीगल प्रोसेस में जाने में ज़्यादा लंबे समय तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके एग्रीमेंट टू सेल के मैटर में कोर्ट द्वारा डिक्री करते हुए उनके अमाउंट को वापस करने के लिए डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। तो आप इसको प्रॉपर सेटल कर लीजिए। अगर आप पैसा जमा करते हैं तो वो फिर जो ऑक्शन हो रहा है वो ऑक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा, और साथ ही साथ उस ऑक्शन के रुक जाने पर उस प्रॉपर्टी के लिए जब आप के फेवर में एक कंसेंट ट्रांसफ़र दिया जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री डीड आपके फेवर में होगी, जिससे आपके पास दोनों डीड मिला के एब्सोल्यूट ऑनरशिप हो जाएगी। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा शिव कुमार जी। हम अपने इन सवालों को आगे बढ़ाएंगे, आगे भी दर्शकों को लेंगे। रजी जी जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ में दर्शक कुछ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल सुनते हैं। रोजी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं पंजाब से, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका रोजी जी? आवाज मिल रही है आपको रोजी? हाँ जी आवाज आ रही है जी। अपना सवाल बताएं। रोजी अपना सवाल बताएं आप। नमस्कार मैडम, मैं रोजी बोल रही हूँ पंजाब से। मेरे ना सवाल बहू बेटे को लेकर है। बताइए। बहू बेटे को लेकर है जी। मेरी बहू ने 3 साल पहले झूठा केस पा रखा था मेरे बेटे के ऊपर और सारे परिवार को फंसाया। अभी तक वो केस कोई दौर नहीं पकड़ रहा है जी। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। ठीक है रोजी जी। रोजी जी, जो आपके बहू की तरफ से केस हुआ है बेटे के ऊपर, वो केस किस नेचर का है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। अगर उन्होंने दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना जैसा शब्द इस्तेमाल करते हुए 498A आईपीसी के अंतर्गत कोई केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड कराया है, तो ये क्रिमिनल साइड में केस हो गया, और इसके लिए आपको अपना डिफेंस करते हुए, अपना बचाव करते हुए कि आपकी तरफ से कोई प्रताड़ना नहीं दी गई है, इस बात को आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और प्राइमरी स्टेज पे आप अपनी बेल ले सकती है, क्योंकि इधर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही क्लियर व्यू है कि इस तरह के मामलों में बहू द्वारा अपने पति, सास, ससुर, नंद, नंदोई, जिनको भी उनके द्वारा उचित समझा जाता है, फंसा दिया जाता है इस तरह के केसेस में। और इस तरह के केसेस में बहुतायत में लोग इस सेक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस में आपको प्राइमरी स्टेज पे बेल लेनी चाहिए। बेल लेकर के आप अपने जो भी डिफेंस हैं वो डिफेंस आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने चाहिए, और कोर्ट में आप जब प्रेजेंट करते हैं अपने डिफेंस तो निश्चित रूप से इस केस में आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी उसमें चार्जशीट नहीं लगी है तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी अपने कोई एविडेंस हो तो वो दे सकते हैं कि आपने कभी भी किस तरह की कोई प्रताड़ना नहीं की है। इसके बाद यदि बहू की तरफ से आपके बेटे के ऊपर कोई मेंटेनेंस लेने के लिए केस फाइल किया गया है, यानी 125 सीआरपीसी का कोई केस है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोई केस है, तो इन केसेस में भी आपके बेटे को अपना डिफेंस स्ट्रांगली वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि इन केसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराया जा सके। और जल्दी केस ख़त्म हो इसके लिए मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ। आप जो भी केस की ऑर्डर शीट है उस ऑर्डर शीट के साथ में यदि हाई कोर्ट पर रिट फाइल करते हैं तो आपके केस में ड्यूरेशन फिक्सेशन का ऑर्डर भी हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इन केसेस को ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको यह जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में क्लेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और वो क्लेरिफिकेशन आप एडवोकेट से डिस्कशन करके फाइल को देख के आप कर सकते हैं। और जो भी आपके अदर क्वेश्चंस हैं उनमें यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप दूसरे प्रोग्राम में, नेक्स्ट संडे के प्रोग्राम में आप मुझसे फाइल क्या है, केस क्या है, उसका डिटेल आप समझने के बाद मुझे अगर कॉल करेंगे तो आपको बेहतर ओपिनियन दे पाएंगे। बिल्कुल, हमें उम्मीद है रोजी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक दर्शक और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विजय जी हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है, अपना सवाल बताइए। विजय जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, अपना सवाल बताएं। कृपया टीवी का वॉल्यूम कम करें।
देखिए विजय जी की भी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दर्शकों से बार बार ये अपील करते हैं कि आप जब फ़ोन करें उस दौरान अपने टीवी के वॉल्यूम को कम रखें, अपने टीवी से दूर जाकर बात करें ताकि आपकी बात हम तक पहुंचे। संजय कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका क्या सवाल है? संजय जी आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? जी अपना सवाल बताइए सर, और प्लीज़ अपने टीवी से दूर जाकर बात करें। नमस्ते सर, अपना सवाल बताएं। ठीक है, संजय जी की आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अपना भी कीमती समय ना व्यर्थ करें और हमारा भी, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं, हम उनके सवालों का जवाब वक्त के हिसाब से लेते हैं। कृपया हमें तभी फ़ोन करें जब अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें या उससे दूर जाकर बात करें, क्योंकि अन्यथा हमें टीवी की वॉल्यूम सुनाई देती है, आपका सवाल नहीं सुन पाते, जिसमें आपका और हमारा दोनों का समय व्यर्थ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे सवालों की ओर। हम सोसाइटी को लेकर बात कर रहे थे वकील साहब। सोसाइटी से जुड़े बहुत सारे सवाल सामने आए। विवाद को लेकर आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि अगर विवाद होता है तो क्या किया जाना चाहिए। और देखिए सोसाइटी और अगर बात करें या फिर रूम्स की, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है और क्या मतलब असल में क्या अंतर है इसका? देखिए सोसाइटी और ट्रस्ट दोनों में डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। सोसाइटी 7 या 7 से अधिक लोगों के द्वारा कोई भी एक ऐसा संस्था बनाएगी जिस संस्था से सामाजिक शैक्षणिक विकास कार्य किए जा रहे हैं और उसमें उस सोसाइटी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका अपना जो रोल है वो इस्टेब्लिश्ड है बाय द बायलॉज। इसी तरीके से जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत होता है, तो ट्रस्ट में भी और सोसाइटी में भी ऑब्जेक्ट सामाजिक हित ही है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट ही है। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट में ट्रस्ट को डिफाइन करते हुए 2 तरीके के ट्रस्ट बनाए गए हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, एक पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट में मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सपोज दैट किसी ने अपनी फैमिली का एक ट्रस्ट बनाया और उसमें किसी एक मंदिर की स्थापना कर दी और ये कहा कि इस मंदिर से जो इनकम होगी उससे ये परिवार चलेगा, तो वहाँ पर ये मंदिर का व्यवस्थापन होगा और परिवार चलेगा। तो वहाँ पर ये प्राइवेट ट्रस्ट हुआ जिसमें परिवार के लोग ही ट्रस्टी हैं और परिवार के लोगों के बीच में ही एक सरबराहकार हैं जिनके द्वारा उस मंदिर का मैनेजमेंट किया जाता है और उसकी एक इनकम मंदिर में जाती है और एक इनकम उनकी फैमिली को आती है। तो यहाँ पर बेनिफिट लेने की बात आ गई, इसलिए इसको प्राइवेट ट्रस्ट किया जाता है इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन यहाँ पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वही पब्लिक ट्रस्ट है तो पब्लिक ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज़ होंगे 3 या 3 से अधिक ट्रस्टीज़ जो भी वहाँ पर हैं, 7, 11, 15 जो भी हैं, तो वो ट्रस्टी जब किसी ट्रस्ट को बनाते हैं तो वहाँ पर उनका इंटरेस्ट पब्लिक के लिए होता है। सपोज दैट कोई ट्रस्ट बनाया और उसमें एक सार्वजनिक स्थान पर किसी हॉस्पिटल की स्थापना की गई जो ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित हो रहा है, चैरिटेबल है हॉस्पिटल, या किसी मंदिर की स्थापना की गई जो चैरिटेबल है और सोसाइटी के लिए हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पब्लिक ट्रस्ट उसका वेलफेयर कैसे होगा इस पर अपना निर्धारण करेगा। वहाँ पर ट्रस्ट डीड होती है, यहाँ पर बायलॉज होता है। ठीक है, ट्रस्ट को लेकर विस्तार से और सवाल हम आपसे करेंगे। उससे पहले एक दर्शक हैं विजय जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत सर आपका, अपना सवाल बताइए। विजय जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी मैडम मिल रही है जी, अपना सवाल बताएं सर। जी मैडम, मैं विजय व्यास बोल रहा हूँ उज्जैन से, एमपी से। हाँ मैडम, मेरे पापा की पैतृक संपत्ति शाजापुर में थी और उसमें हमने पापा के जो भाई थे उनमें उनको हिस्सा नहीं दिया गया था, तो हमने केस लगाया था। तो हम 14 साल तक हमने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद नामांतरण पापा की डेथ हो गई, तो पापा की जगह मेरा नाम नामांतरण नगर निगम में मैं संपत्ति रजिस्टर में कराना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते पोथी पे नामांतरण नहीं होता, रजिस्ट्री पे होता। तो रजिस्ट्री पे नामांतरण कैसे होगा मैडम? खरीद पूरे पैतृक संपत्ति नाम चढ़वा रहे हैं, तो ये नहीं कर रहा हूँ, बताइए आप। देखिए, आपने जो एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन देने पर अगर वो आपका नाम दर्ज नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड में नगर निगम में, क्योंकि नगर निगम एक असेसिंग अथॉरिटी है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी जो आपके फादर को लीज पर मिली थी
पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता था, फिर नगर पालिका होता था, फिर नगर निगम हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नगर निगम में अगर आपका नाम वो म्यूटेट नहीं कर रहे हैं, नाम आपका दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन देते हुए उनसे उसका स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी उनसे ये क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल किन रीज़न से नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न मुझे एक्सप्लेन करें। तो वो आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देंगे। एक तो आपके लिए ये सॉल्यूशन है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपका नाम दर्ज हो और कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन पर उनको नोटिस जाएगा, हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद उस सक्षम प्राधिकारी उस पर निर्णय ले लेंगे आपका नाम चढ़ाने का। और उसके बाद भी अगर वो नहीं करते हैं तो आपके पास ओपन ऑप्शन है कोर्ट में जाने का। कोर्ट में आपको नगर निगम को भी पार्टी बनाना चाहिए, खुद आप प्लेंटिफ होंगे और कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन के माध्यम से डायरेक्शन कराना चाहिए, यानी एक मैंडेमस नगर निगम के लिए जारी कराना चाहिए, जिसमें नगर निगम को ये आदेश पारित किया है कि वो आपका नाम एज अ सक्सेसर जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड में दर्ज करें। और अगर नगर निगम आपकी एप्लीकेशन देने पर ये कार्रवाई नहीं करी तो आपके लिए ईजीएस्ट प्रोसीडिंग है कोर्ट की। कोर्ट से इस तरह के बहुत सारे मैटर्स को मैंने डिसाइड कराया है, इसलिए मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोर्ट में जाके नगर निगम के खिलाफ इस तरह का म्यूटेशन करने के लिए कोई मैंडेमस जारी कराते हैं तो निश्चित रूप से नगर निगम आपका नाम दर्ज करके आपको उसका रिकॉर्ड समर्पित करेगी। बिल्कुल। और देखिए ट्रस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपने ये भी बताया कि देखिए सोसाइटी और ट्रस्ट के बीच में क्या अंतर होता है, लेकिन जैसे आपने ट्रस्ट को लेकर बताया कि ट्रस्ट भी चैरिटेबल एक तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जब एक ट्रस्ट बनता है उसमें लोगों को कुछ जगह दी जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर रूम्स बना दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के रहने के लिए ट्रस्ट एक बनाया जाता है या मंदिर बनाया जाता है, उसमें भी लोगों के रहने की व्यवस्था होती है, लोगों को दे दिया जाता है। क्या जिन लोगों को वो जगह दी जाती है क्या उस पर उनका कोई अधिकार होता है? क्योंकि आपने चैरिटी के लिए वो चीज़ की, आपने लोगों को दी, लेकिन क्या वाकई में वो उस पर मालिकाना हक रखते हैं? देखिए ट्रस्ट में कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट या सोसाइटी की प्रॉपर्टी पे कोई भी व्यक्ति एज अ लीज होल्डर, एज अ टेनेंट या कब्जेदार के रूप में है तो वहाँ पर प्राइमरी स्टेज पे उनका राइट नहीं बनता है, क्योंकि कब्जेदार का तो कोई राइट होता ही नहीं है। वहाँ पर ट्रस्ट और सोसाइटी का एब्सोल्यूट राइट होता है। दूसरा, अगर टेनेंट है तो टेनेंसी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग टेनेंट के अपने राइट होंगे, लैंडलॉर्ड के अपने राइट होंगे। वहाँ पर ट्रस्ट को ये प्रायोरिटी दी जाती है कि वो अपनी अगर लैंड को वैकेट कराना चाहते हैं, वैकेंट कराना के लिए पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि वो अपनी ट्रस्ट के वेलफेयर के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो वो इजेक्टमेंट का सूट फाइल करके प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। और अगर लाइसेंसी हैं तो लाइसेंस को ब्रेक करने की प्रोसीडिंग्स भी उनके द्वारा की जा सकती हैं। यहाँ पर जो जिस नेचर से प्रॉपर्टी पे काबिज है उसके उस नेचर के अकॉर्डिंग केस क्या होगा ये तय होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रस्ट में क्या आपने बताया कि मालिकाना हक नहीं होता है, लेकिन कई बार वकील साहब ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट के जो मकान होते हैं इन लोगों को किराएदारों के तौर पर भी दे दिया जाता है या किराए पर चीज़ें दी जाती हैं। ऐसे में लंबे वक्त तक किराएदार अगर रहते हैं तो लगभग कई बार ऐसा भी होता है कि वो खाली करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में क्या उनके पास अधिकार हो जाते हैं? क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक जगह पर कई सालों तक रह रहा है तो क्या उस जगह पर उसकी कोई भी हकदारी बनती है कानूनी तौर पर? देखिए, अब धीरे धीरे जो एक्ट में परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो परिवर्तन इस तरह से महत्वपूर्ण है कि जो कोई 40 साल से रह रहा, 30 साल से रह रहा, वहाँ रहते रहते उनकी आदत हो गई है कि उन्हें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये किराया देना है और वो रह रहे हैं। तो ट्रस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रस्ट या सोसाइटी की जो भी लैंड्स हैं वो किसी की इंडिविजुअल लैंड नहीं होती हैं। वो सोसाइटी की लैंड हुई या ट्रस्ट की लैंड हुई, और सोसाइटी और ट्रस्ट की जो प्रबंधकारिणी समिति है या जो उसके ट्रस्टीज़ हैं उनके द्वारा जो भी डायरेक्टिव्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि वास्तविकता में ट्रस्ट की या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उस लैंड के लिए कि नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ट्रस्ट या सोसाइटी को अपनी जगह खाली करानी होती है
तो उन्हें लीगल प्रोसेस से ही कराना होता है, उन्हें फोर्स इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये बिल्कुल क्लियर लॉ है। तो जो भी लीगल प्रोसेस है उस लीगल प्रोसेस में सूट फाइल करना होता है, सूट फाइल करके इजेक्टमेंट का प्रोसेस करना होता है, या रेंट की डिमांड करनी होती है, या मार्केट रेट पर रेंट की डिमांड करनी होती है। ठीक है। देखिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो किराएदार होते हैं ये किराया देते हैं, हर महीने का इनका किराया निर्धारित होता है, हालांकि उसकी जो राशि होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे दर्शकों ने सवाल भी पूछे थे कि एक ट्रस्टी थे जिनका निधन हो गया, जिसके बाद जो किराएदार थे उन्होंने सालों से किराया जमा नहीं किया है। क्या उन पर कोई खतरा आ सकता है, या उनके पास किराया जमा करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति है? क्योंकि जो ट्रस्ट का मेंबर जिससे अब तक वो किराया भरते आए थे उसका निधन हो गया, जिसके बाद से उन्होंने लगभग 5 से 6 सालों तक किराया नहीं भरा। तो ऐसे में क्या उन पर कोई खतरा आ सकता है? निश्चित रूप से जब भी ट्रस्ट में कोई सरबराहकार या ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी बनेगी तो वो सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ ये रेज होगा कि आपने 6 साल, 7 साल, 2 साल आपने किराया क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर उनके लिए सिंपल प्रोसेस है, वो कोर्ट में केस फाइल करते हुए अपने रेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार, और उनको प्रीवियस ईयर का यानी 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर जो भी उनका रेंट बनता है वो रेंट उनको डिपॉजिट करने का लीगल राइट है। वो कोर्ट में इस रेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। उस स्थिति में वो डिफ़ॉल्टर नहीं माने जाएंगे, और लैंडलॉर्ड का जो यानी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी या सरबराहकार आगे आएंगे वो इजेक्टमेंट ईजिली नहीं करा पाएंगे। ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आरपी सिंह जी हैं भिलाई से। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल बताएं सर। मैडम हमको 2 सवाल पूछने थे। बिल्कुल। मैं सिंह नहीं जायसवाल हूँ, आरपी जायसवाल। माफ कीजिएगा सर, आरपी जायसवाल जी, बहुत स्वागत आपका। जी जी जी, आरपी सिंह लिखे हैं आप जी, माफी चाहते हैं, उसको ठीक है। कोई बात नहीं जी। हाँ, आरपी जायसवाल है, और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि एक वकील हैं हमारे, हाँ, और कुछ केस था तो उनको मैं पैसा दिया, वो बोले कि 1000 रुपया लगेगा नोटिस भेजने का, हाँ, और उसके बाद में वो पैसा भी नहीं दिए, नोटिस भी नहीं भेजे, तो उनसे कैसे मैं वापस लूँ पैसा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जायसवाल जी, आप उन वकील साहब द्वारा जो नोटिस नहीं दिया गया और आपके जो पैसे दिए गए फीस के वो भी रिटर्न नहीं किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को आप एक एप्लीकेशन देके इस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसकी एक कॉपी आप बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट की बार काउंसिल है, उसको भी आप कॉपी दे सकते हैं। सामान्य तौर पर इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो नहीं आती हैं, फिर भी आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि कंप्लेंट पर बार काउंसिल तुरंत एक्शन लेती है। यदि एडवोकेट एक्ट्स के सेक्शन 35 में कोई नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ वर्किंग करें। आप सेक्शन 35 है एडवोकेट एक्ट में, जिसमें हर एडवोकेट को अपने जो कंडक्ट हैं उन कंडक्ट को अकॉर्डिंग टू कोड प्रॉपर ही करना चाहिए और क्लाइंट के फेवर में करना चाहिए। तो आप ये निश्चित रूप से ये कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आरपी जायसवाल जी। अब अपने सवालों को आगे बढ़ाते हैं। ट्रस्ट से जुड़ी हम बात करें वकील साहब, ट्रस्ट जो बनते हैं इनमें जो अधिकारों का निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है, कैसे अधिकार निर्धारित किए जाते हैं? देखिए, सोसाइटी और ट्रस्ट में जो डिफरेंस है वो मैंने दर्शकों को बताया। यहाँ पर ट्रस्ट में ट्रस्ट की जो कैटेगरी है, कैटेगरी वो प्राइवेट ट्रस्ट है या पब्लिक ट्रस्ट है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका जो बायलॉज है, यानी जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रस्ट डीड में, उस ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग उनका संचालन आगे की तरफ होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो उसका संचालन कौन करेगा, और अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो उसका संचालन कौन करेगा। प्राइवेट ट्रस्ट में जो फैमिली ट्रस्ट है, जो किसी विशेष लोगों द्वारा बनाया गया है, एक ही कुटुंब के लोगों द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ पर उनके बीच में मेंबर्स के साथ एक सरबराहकार का अपॉइंटमेंट हो जाता है। वो सरबराहकार उस प्रॉपर्टी पे अपना सुपरविजन करते हुए मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें टाइम टू टाइम जो ट्रस्टीज़ हैं उनके अपने सहयोग की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रस्टीज़
बहुमत से सर्वराकार को चेंज करने का राइट भी रखते हैं अगर ऐसा ट्रस्ट डीड में मेंशन है, या ट्रस्टीज को कैसे चेंज किया जाएगा अगर ये क्लॉज उसमें मेंशन है। अब दूसरा पक्ष हम बात करते हैं पब्लिक ट्रस्ट की। पब्लिक ट्रस्ट में जितने मेंबर्स हैं वो मेंबर्स आपस में तय करके मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। उस मैनेजमेंट कमेटी में पोस्ट होल्डर्स हो सकते हैं, जैसा कि सोसाइटी में होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी पोस्ट होल्डर्स हैं उन कहीं पर संरक्षक की पोस्ट भी इजाद की गई है, कहीं पर सलाहकार की पोस्ट भी इजाद की गई है, कहीं पर मैनेजर की पोस्ट को भी इजाद किया गया है। लेकिन जो बायलॉज में दिए हुए हैं पद या जो ट्रस्ट डीड में दिए हुए हैं पद, उतने ही पदों पर उतने ही मेंबर्स के बीच में कोई भी इलेक्शन, कोई भी चूजिंग, कोई भी पोस्ट ट्रांसफ़र करने की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो वहाँ पर उन्हीं ट्रस्टी गणों में से जो उसकी सोसाइटी है, यानी जो प्रबंध कारिणी समिति है, प्रबंध कारिणी समिति के जो पोस्ट होल्डर्स हैं उनका निर्धारण भी उन ट्रस्टी गणों के मध्य में होता है। तो एक तरफ हो गया पब्लिक ट्रस्ट, एक तरफ हो गया प्राइवेट ट्रस्ट, और प्राइवेट ट्रस्ट में जो गवर्निंग बॉडी है वो टोटल ट्रस्टी के बीच में डिसाइड होता है कि इसमें आगे क्या करना है, या उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी उनके बीच डिसाइड होता है क्या करना है। और प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रस्टीगण सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं, सर्वराकार को राइट होता है कि वो क्या प्रोसीडिंग करेगा, लेकिन उसमें सारे ट्रस्टीज का भी अपना उतना ही लीगल रोल होता है जितना सर्वराकार का होता है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रस्ट के मेंबर्स के बीच विवाद होता है तो ये कैसे सुलझता है? ट्रस्ट के मेंबर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो ट्रस्ट डीड जो बनाई गई है उस ट्रस्ट डीड में ये व्यवस्था दी जाती है कि ट्रस्ट के मेंबर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म किया जाएगा। और अगर उस ट्रस्ट डीड में ये अरेंजमेंट नहीं है, ये व्यवस्था उस ट्रस्ट डीड में नहीं दी गई है, तो फिर ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत सिविल कोर्ट में उस डिस्प्यूट को डिसॉल्व करने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये ट्रस्ट के ट्रस्ट डीड पर, ट्रस्ट एक्ट पर डिपेंड करता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। बिल्कुल, यानी जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संजय कुमार जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या सवाल है आपका? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? संजय जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक हमारी? देखिए, संजय जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास तक। तो देखिए, हम यही बार बार अपील करते हैं आपसे कि कृपया आप जब हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी से दूर रहें, अन्यथा आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हमने ट्रस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल किए, लेकिन वकील साहब, वर्तमान के समय में आप देखेंगे तो ट्रस्ट की बनने की संख्या कम हो गई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा क्यों है? ट्रस्ट बनने की संख्या इसलिए कम हो गई है या हो सकती है कि लोग अब कॉमर्शियल होते जा रहे हैं। लोगों का जो आर्थिक सोच है वो अब विकसित हो गई है, यानी पहले जो धार्मिक सामाजिक इंटरेस्ट होता था वो अब कम होता जा रहा है, या जिनके द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है वो बिजनेस एक सीमित दायरे में ही रह गया है। पहले लोग ट्रस्ट बनाते थे, सोसाइटी बनाते थे, उनमें अपनी प्रॉपर्टियों को डोनेट करते थे, उनके द्वारा सामाजिक कार्य करते थे, यानी धर्म। लेकिन अब सामान्य तौर पर ये विचारधारा नहीं, यानी समय बदलने के साथ साथ यहाँ पर भी चीजें बदल रही हैं। एक बार फिर से संजय जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताएं। संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमें लगता है वो बार बार हमें संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, ट्रस्ट को लेकर हमने बहुत सारे सवाल किए, सोसाइटी को लेकर भी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ वर्तमान के समय में जो सोसाइटीज़ बनती हैं या जो पब्लिक सोसाइटीज़ की भी अगर हम बात कर लें या प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात कर लें, क्या इनमें भी कोई अंतर होता है? क्योंकि अभी प्राइवेट सोसाइटीज़ भी बनाई जाने लगी हैं। देखिए, सोसाइटी का जो फॉर्मेट है वो सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत ही रन किया जाता है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट में प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो रन किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर वकील साहब एनजीओज की बात करें तो एनजीओज पर भी कुछ क्या एक्ट लागू होते हैं, क्या कानून होते हैं? देखिए, एनजीओ अगर कोई रन करता है तो एनजीओ का बेस ही सोसाइटी है, जो पब्लिक
वेलफेयर के लिए वर्क करें। अब एनजीओ के लिए जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत वो सर्टेन यानी 3 साल, 5 साल, 7 साल इससे ज़्यादा पुरानी हो और समाज के लिए ऐसे काम कर रही हो जो नोबेल कॉज के रूप में हो, ऐसे काम कर रही हो। उसके लिए फिर जब फंड्स लेने की बात आती है तो CSR के फंड्स को भी ले लेते हैं, या टैक्सेशन के जो टैक्सेशन के क्राइटेरिया उसमें उनको कुछ छूट मिलती है। तो ऐसे एनजीओज़ के लिए भी बहुत स्कोप होता है। लेकिन एक्चुअल अब गवर्नमेंट के जो रूल्स, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं एनजीओ को लेकर के, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। जो डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टिव्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो अब एनजीओ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ में पब्लिक इंटरेस्ट में, वेलफेयर में वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एनजीओज में अगर कई बार होता है ना कि घोटाले भी सामने आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए लोग चंदा इकट्ठा करते हैं लेकिन बाद में वो व्यक्तिगत रूप से खर्च किया जाने लगता है। तो ऐसे में सरकार के सख्त नियम कानून क्या है इन लोगों पर एक्शन लेने के लिए? इसीलिए देखिए हर एनजीओ, हर सोसाइटी, हर ट्रस्ट का अब ऑडिट होने लगा है, और ऑडिट होने के साथ में इन सबको, पहले जो टैक्स फ्री थे अब वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा। एक सर्टेन स्लॉट के बाद में टैक्स की लायबिलिटी उन पर भी आने लगी है, और जब ऑडिट होने लगा है टैक्स की लायबिलिटी आने लगी है, तो निश्चित रूप से अब कोई भी ऐसा वो फ्लॉ रह नहीं गया जिसकी वजह से कोई अपना पर्सनल बेनिफिट कहीं से ले सके। इसके बावजूद अगर कोई लेते हैं तो जो लॉ हैं वो लॉ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि एनजीओज़ के लिए ख़ास तौर से कि जो फॉरेन फंडिंग है पहले बड़ी इजीली आ जाती थी, अब उस फॉरेन फंडिंग के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एनओसीज लेनी होती है, बहुत सारे एक्ट आपको एक्चुअल करके दिखाने होते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। अब चीज़ों को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है ताकि इस तरीके की चीज़ें सामने ना आए। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम वकील आपका में आज उतना ही, लेकिन आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।